हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज गौतम है और आज से मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विद इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या बेसिकली सब्जेक्ट कहता है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सब्जेक्ट में ये पता चल जाए हमें। So mechanics is the branch of science which deals with the study of forces acting on various bodies with their effects. तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैकेनिक्स में हम लोगों को डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करनी है। वो बॉडीज किसी भी पोजीशन में हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। बॉडीज मे बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मे बी इन स्टेट ऑफ मोशन, मे बी डिफॉर्मेबल, मे बी नॉन डिफॉर्मेबल। कैसी भी बॉडी है, सिंपली हमें बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना है या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं तो उन फोर्सेस को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उन फोर्सेस के थ्रू बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उन सारे इफेक्ट्स की स्टडी हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। सिंपली मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ फोर्सेस, बॉडी पर लगने वाले बलों और उन बलों के प्रभावों का अध्ययन करना है हमें। सो आगे बढ़ते हैं अपन। जिस चीज की स्टडी करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, किसकी स्टडी करना चाहते हैं, बेसिकली फोर्स की स्टडी करना चाहते हैं कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो कैसे लग रहा है और उस फोर्स के थ्रू क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो अगर फोर्स की स्टडी करना है तो सबसे पहले यह समझ ले कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स क्या होता है तो बच्चे कहते हैं कि फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला आंसर ये आता है। दूसरा क्लासरूम में आंसर मुझे मिलता है कि फोर्स इज एनी टाइप ऑफ पुश और पुल। तो दोनों ही आंसर्स अपने अपनी जगह पर थोड़े थोड़े करेक्ट है। मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं और उसमें मोशन नहीं डेवलप होगा तो इसका क्या मतलब है कि क्या मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर बॉडी के ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल एक वॉल है और इस वॉल के ऊपर मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, देन इस वॉल के अंदर किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा। दैट मींस इस वॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है जीरो। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया है, अब इस वॉल में क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो आया है तो आप कह रहे हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हो, आपने तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। सिमिलरली जब आप दूसरी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि फोर्स इज एनी टाइप ऑफ पुश और पुल, तो बेसिकली मेरे पास फोर्स अप्लाई करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो मैं किसी को पुश कर सकता हूं, यानी अपने से अवे तरफ धक्का दे सकता हूं, या पुल कर सकता हूं। इन दोनों के अलावा मेरे पास फोर्स अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है। तो जब भी हम लोग फोर्स की डेफिनेशन बोलते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन आप देख रहे हो हाफ करेक्ट है, बट हाफ बहुत जगहों पर ये डेफिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। दूसरा पुश या पुल की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही तरीके हैं। तो फोर्स को जब कंप्लीटली अपन डिफाइन करने की बात करें तो डेफिनेशन इस तरीके से दें कि उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाए कि वो क्या कर सकता है, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करूं तो मैंने ना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया नीरज गौतम, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन। मुझे ये भी बताना चाहिए था कि मैंने कहां से पढ़ाई की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अभी क्या कर रहा हूं, बट वो अभी इस पॉइंट पे इतना यूजफुल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स क्या होता है। तो फोर्स को ऐसी डेफिनेशन दें कि वो उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सके। अब आप सोचिए कि जब किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो आपको क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सिंपली अगर किसी चीज के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं तो वो चीज मूव कर सकती है, मोशन में आ सकती है, या कोई चीज अगर मूव कर रही है और मैंने फोर्स लगाया, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया, तो वो मैं उसे स्टॉप कर सकता हूं। मैंने किसी पर्टिकुलर ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया, दो पार्ट्स में टूट गया या उसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो जब भी हम लोग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली उसके मोशन की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, या तो फिर उसके
शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करता है। तो फोर्स की करेक्ट डेफिनेशन अपन देते हैं कि force is an external agent which tries to produce motion or deformation or both in the body at which it acted। किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स उस बॉडी में या तो मोशन या तो डिफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। देखिए, मैं बोल रहा हूं ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि वो मोशन क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो वॉल वाला एग्जाम्पल लिया जिसमें मैं वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं वॉल के अंदर डिफॉर्मेशन या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट एक्चुअल में मैं सक्सेसफुल होऊंगा इस प्रयास में कि वॉल डिफॉर्म हो जाए या वॉल मूव कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे थ्रू अप्लाइड फोर्स ने कोशिश की कि मैंने दीवार को हिला देना है या मुझे दीवार को तोड़ देना है। दोनों नहीं होंगे चलेगा, दोनों हो जाए ऐसा भी पॉसिबल है। एक कार की टक्कर होती है, तो जब रोड में कारों की टक्करें होती हैं तो डेफिनेटली उनके मोशन की स्टेट में भी चेंज आता है, एज वेल एज उनके शेप और साइज में भी चेंज आता है। तो मोशन और डिफॉर्मेशन दोनों भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन फोर्स की है, उसके जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेती है, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि वो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन और डिफॉर्मेशन और बोथ इन द बॉडी एट विच इट एक्ट। जिस भी बॉडी पर एक्ट करता है उस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर सकता है या उसकी मोशन की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। मूव कर रही है तो रोक भी सकता है, डिफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है और दोनों भी करने की कोशिश करता है। तो सिंपल मुझे लगता है कि फोर्स की ये डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फोर्स चीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, एक तो बात हो गई पहचान की, ठीक है, कि वो नीरज गौतम है, वो फला फला कॉलेज में पढ़ाता है, उसने यहाँ से एमटेक कर लिया, यहाँ से एमई कर लिया, यहाँ से पीएचडी कर रहा है, यहाँ से पीएचडी करेगा, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज वो कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो गुस्से वाला है, वो बहुत प्यार से बच्चों को ट्रीट करता है, वो सॉफ्ट नेचर का है, ठीक है, वो एरोगेंट है, ठीक है, फलाना फलाना अजीब अजीब सी प्रॉपर्टीज एक टीचर की। आप अपने क्लासरूम में भी अपने टीचर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली हम इस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो बिहेवियर होता है या वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिफाइन कर सके या किसी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो फोर्स को अगर कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है तो मुझे बेसिकली तीन चीजें बतानी पड़ती है। एक, उसका मैग्नीट्यूड, कि वो कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है। दूसरी, उसकी डायरेक्शन, और तीसरा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लेट की एक वॉल है, वॉल है, वेरी गुड, वॉल है, 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इस वॉल के ऊपर आपको एक कील लगानी है। कील लगानी है, कील कैसी दिखाई देगी? ऐसी टी शेप में दिखाई देगी, ठीक है, कील लगानी है। अब जब कील ठोकनी होती है दीवार में तो इतना सोचते नहीं, लेकिन अगर अपन स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर बात करें तब अपने क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो सोचे जाएंगे या सोचता है हमारा मन, अनकॉन्शियस माइंड कहीं कहीं बैकग्राउंड में कैलकुलेशंस करता है। इस कील को ठोकने के लिए कितना बड़ा हैमर लूं, दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना हैमर का मैग्नीट्यूड या वेट ज्यादा होगा उससे अप्लाइड चोट भी उतनी ज्यादा होगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी कि 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 केजी, 6 केजी, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 400 पाउंड, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड, जो कि हैमर के वेट से डिसाइड होगा। दूसरी चीज डायरेक्शन। डेफिनेटली वॉल में मुझे नेल इंसर्ट करना है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी टूवर्ड्स द वॉल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टूवर्ड्स द वॉल। मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा हैमर, हैमर मास और वेट, ठीक है।
अब इन दोनों क्वांटिटीज पे अपन लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि मास अलग होता है वेट अलग होता है, सिंपली हैमर का जो भी वेट है या मास है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कितना मैग्नीट्यूड लगेगा। दूसरी चीज डायरेक्शन क्या होगी, डेफिनेटली टूवर्ड्स द वॉल, टूवर्ड्स द वॉल, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हेड, मोहो स्पेलिंग मिस्टेक, हेड ऑफ नेल, नेल का हेड जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। अभी ऐसा हुआ है कि इस पोजीशन पर नेल मुझे रखना है, मैंने यहां ऐसे पकड़ के रखा और यहां पर हैमरिंग स्टार्ट कर दी, काम होगा क्या, यहां पे हैमरिंग दे दनादन शुरू कर दी और नेल पकड़ के रखा है इस लोकेशन पर। क्या नेल इस वॉल के अंदर इंसर्ट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नेल को अगर वॉल के अंदर धसाना है, मुझे गाड़ना है, घुसाना है, तब डेफिनेटली मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, यहां पर उसके हेड के ऊपर, टूवर्ड्स द वॉल, एक विद प्रॉपर मैग्नीट्यूड, ठीक है। डेफिनेटली अगर मैग्नीट्यूड और पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में थोड़ी सी भी गलती की तो नेल बेंड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो कील अपन ठोक नहीं पाते। तो सिंपली जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो मुझे तीन चीजें डिसाइड करनी होती हैं, कितना लगाना है, किस दिशा में लगाना है और किस जगह पर लगाना है। तो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हम मैकेनिक्स में फोर्सेस की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल 3 वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं सब्जेक्ट को, स्टडी ऑफ फोर्सेस। ज्यादा फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी कोई पूछे मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की स्टडी करने वाले हैं। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन और डिफॉर्मेशन। वो एक्सटर्नल एजेंट जो कि मोशन या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहता है। तीसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कितना लगाऊं, किस दिशा में लगाऊं और कहां लगाऊं, तीन चीजें पूछना है। नाउ जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडीज, ठीक है। देखो भैया, जैसे मैंने वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था तो वॉल में ना ही मोशन हुआ था और ना ही डिफॉर्मेशन हुआ था, तो देयर इज नो मोशन और नो डिफॉर्मेशन सिचुएशन, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक सब डिवीजन। मैकेनिक्स का जब क्लासिफिकेशंस की बात आती है और जो बेसिक क्लासिफिकेशन सारी क्लासेस में रटाया जाता है, वो क्लासिफिकेशन इस पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर डिसाइड किया गया है। तो अपन पहले तो ये समझ ले कि फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। या तो मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है या तो डिफॉर्मेशन। तो मोशन और नो मोशन दो सिचुएशन है, हेड टेल जैसे, और दूसरा डिफॉर्मेशन नो डिफॉर्मेशन दो सिचुएशन है, अगेन हेड टेल जैसे, दो कॉइन्स के ऊपर हेड टेल। तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, हेड 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 टेल 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 हेड, है ना। तो सिमिलरली मोशन, नो मोशन नो डिफॉर्मेशन, मोशन होगा विदाउट डिफॉर्मेशन। जैसे हमारे रोड्स के ऊपर हमारी कार्स, हमारे मोटर्स, गाड़ियां चल रही हैं जिनमें मोशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज डिफॉर्मेशन विदाउट मोशन, जिसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। आप चाबी बनाने के वाले के पास जाते हो, चाबी बनवाते हो, तो चाबी को वो घिस कर डिफॉर्म करके उसके अंदर कुछ कट्स लगाकर आपकी की को प्रिपेयर कर देता है। चाबी बोले तो की, कुंजी, जिससे ताला खोला जाता है, उसको प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। या बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप हाथों का कड़ा पहनते हो तो कड़े को बेसिकली बैंड करके सर्कुलर शेप में बैंड करके बनाया जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम लोग को ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करके या रीफॉर्म करके नए शेप में कन्वर्ट करना होता है, जहां हमारा एम होता है डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उसका शेप और साइज चेंज कर दूं, इस तरीके से वो किसी यूजफुल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं बेसिकली डिफॉर्मेशन। एंड जब डिफॉर्मेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर मोशन ना हो, ठीक है, मतलब सिर्फ डिफॉर्मेशन हो जाए, मोशन नहीं हो। लास्ट वाला केस डिफॉर्मेशन और मोशन बहुत हो जाए, दोनों हो जाए। और बोथ कैसे होगा, जैसे मैंने आपको सब स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कि एक कार क्रैश हो गई या दो कारों की टक्कर हो गई, तो डेफिनेटली कारों की स्पीड या मोशन की स्टेट में भी चेंज होगा, है ना। और दूसरा डिफॉर्मेशन भी होगा,
ठीक है, मोशन मतलब मोशन अपन जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मोशन की स्टेट में चेंज करने की बात कर रहे हैं ना। मूव भी करवा सकता है या स्टॉप भी करवा सकता है ना। मोशन विदाउट डिफॉर्मेशन दैट मींस वो चल के एक्सेलरेट भी कर सकती है, डी एक्सेलरेट भी कर सकती है। डिफॉर्मेशन विदाउट मोशन, बॉडी चलेगी नहीं लेकिन डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 इफेक्ट्स हैं, 4 केसेस हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इसमें लास्ट वाली जो पॉसिबिलिटी है जिसमें डिफॉर्मेशन एज वेल एज मोशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये जो साइमल्टेनियस स्टडी ऑफ इफेक्ट्स है कि मुझे डिफॉर्मेशन की स्टडी भी करनी है और मोशन की स्टडी भी करनी है। मतलब एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लो 10 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 6 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है डिफॉर्मेशन के लिए, 6 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है डिफॉर्मेशन के लिए, एंड 4 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। ठीक है, तो उसमें से कौन सा फोर्स मोशन क्रिएट करेगा, कितना मोशन क्रिएट करेगा, कौन सा डिफॉर्मेशन लेगा, कितना डिफॉर्मेशन करेगा, मोशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टडी है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब बॉडी के ऊपर फोर्सेस मोशन के इफेक्ट को जनरेट कर रहे हैं और मुझे मोशन की स्टडी करनी है, तब मैं एज्यूम करूंगा कि बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन ना हो। और जब बॉडी के ऊपर मुझे डिफॉर्मेशन की स्टडी करनी है कि कोई फोर्स बॉडी को किस लेवल तक डिफॉर्म कर देगा, वो उसके शेप और साइज में किस लेवल तक चेंजेस लेकर आ जाएगा, तब मैं एज्यूम करूंगा कि बॉडी के अंदर किसी टाइप का कोई मोशन नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जब मोशन की स्टडी करेंगे तो बात मानेंगे कि डिफॉर्मेशन नहीं होगा, जब डिफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे तो यह मानेंगे कि मोशन नहीं हो पाएगा। मतलब एट अ टाइम या तो मोशन स्टडी करेंगे या तो डिफॉर्मेशन स्टडी करेंगे, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे बिकॉज स्टडी बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल है ना, हम लोग हमेशा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और ये सिंप्लीफिकेशन का नतीजा है कि हमारे पास स्टडी के ड्यूरेशन में बहुत सारे एजम्पशंस आ जाते हैं। सो अभी सिंपली अपन देखते हैं कि मैकेनिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स को यहां पर अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मैंने कहा कि यह देखो, या तो अपन मोशन की स्टडी करेंगे या डिफॉर्मेशन की। तो अगर मैं स्टडी करता हूं, मैं चूज करता हूं कि बॉडी कैन मूव, तो उस केस में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। किसी भी बॉडी के ऊपर कितना भी फोर्स लगा दूं, बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफॉर्मेशन या चेंज इन शेप नहीं होगा, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट ऑफ मैकेनिक्स जिसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, दैट मींस बॉडीज के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। बॉडी कैन मूव ओनली। अब यहां बोल रहा हूं कैन मूव, जरूरी नहीं कि मूव भी कर जाए, बट नॉन डिफॉर्मेबल है। बॉडी इज नॉट डिफॉर्मेबल, नॉन डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल। मैंने फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर किसी टाइप का कोई डिफॉर्मेशन नहीं। जैसे कार को पुश करके उस धक्का देकर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपली कार मूव करेगी, इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट मैकेनिक्स का जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, इसके अंदर यह एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां पर हम एज्यूम कर देते हैं कि उसका मोशन सीज हो गया, उसमें मोशन करने की परमिशन नहीं है, उसको मूव करने की परमिशन नहीं है। डिफॉर्मेबल बॉडीज मतलब बॉडीज के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो उनका शेप और साइज चेंज होगा। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिस ब्रांच में आता है उसको कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं कि बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म हो, यानी कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो अपने शेप और साइज को रीगेन कर ले। हम ये भी स्टडी करते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद बॉडी का फ्रैक्चर हो जाएगा या वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स अप्लाई करने में कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, किस लेवल पर हो सकता है, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा मुझे कंप्लीटली डिफॉर्म करने के लिए, ये सारे फोर्स और डिफॉर्मेशन से रिलेटेड जो स्टडीज है वो हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। ठीक है, मैं इस सब्जेक्ट को मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स कहना ज्यादा पसंद करता हूं बिकॉज इसका एब्रीविएशन बनता है मॉम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस सब्जेक्ट के अंदर निहित है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में।
ऐसा करना है तो क्यों करना है, इसको ये रोलिंग की ये प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन की प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें बताता है ये सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसलिए मैं ये मॉम जैसे लाइफ में हमें माँ सब कुछ बताती है सिखाती है, सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में मिलता है, जो बेसिकली मदर ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग है। तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट अभी नहीं है, इसे हम लोग कभी और कवर करेंगे, सब्जेक्ट को फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे, ये फ्यूचर की बात है। अभी अपन इस वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि अब देखो दो पार्ट हो गए हमारे, एक हो गया मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और एक हो गया नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल मतलब डिफॉर्मेशन की स्टडी करनी है, नॉन डिफॉर्मेबल मतलब ये वाला पोर्शन, इसमें हम एज्यूम करेंगे कि बॉडी के अंदर कितना भी फोर्स लगा दो उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं आइडियल वर्ल्ड के केस में कि इस आइडियल दुनिया के अंदर ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी कैन मूव ओनली, ठीक है। अब कैन मूव ओनली का मतलब कि हो सकता है मूव ना करे, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है या उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसको हम लोग स्टैटिक कंडीशन में कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बॉडी के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली मोशन पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द बॉडीज, स्टडी ऑफ forces on the bodies in a state of rest and as well as the bodies are also non-deformable। तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स का वो पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें हम लोग रिजिड बॉडीज की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टडी कर लोगे यार, ये सिर्फ इतनी स्टडी कर सकते हैं अपन कि यार एक फोर्स मैंने अप्लाई किया एक्शन, दूसरा बॉडी ने अप्लाई कर दिया रिएक्शन, एक्शन शुड बी इक्वल्स टू रिएक्शन। मतलब जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है तो कांटेक्ट पॉइंट पे वो कितना एक दूसरे को फोर्स इंपोज कर रही है, वो स्टडी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। ये चीज अपन आगे डिटेल में देखेंगे, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो स्टैटिक्स वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्रांच जिसके अंदर हम लोग नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज की ऊपर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं जबकि वो बॉडी रेस्ट की स्टेट में होती है। सेकेंड थिंग इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडीज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के थ्रू जो बॉडीज के मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। बॉडीज के मोशन की स्टडी करते हैं, वो कैसे मूव कर रही है वो देखेंगे, बट वो क्यों मूव कर रही है, उनके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, उनको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मोशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, मोशन को कंसीडर करते हैं विदाउट कॉज। बेसिकली मोशन का कॉज क्या होता है, 90% 99% केसेस में फोर्स होता है या कोई ना कोई एनर्जी होती है। बिना फोर्सेस को कंसीडर किए, बिना कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किए हम लोग सिर्फ बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक। डायनामिक्स और काइनेटिक्स सिंपल बोले तो हम लोग यहां पर मोशन की एज वेल एज वो मोशन के कॉजेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं काइनेमेटिक्स का और डायनामिक्स का। मैंने एक ये स्टोन है STONE, स्टोन को फेंक दिया मैंने, फेंक दिया तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा या अधिकतर लोग जानते हैं वो ऐसा कोई कर्व पाथ फॉलो करता है, ये ग्राउंड पे आके टिक जाएगा, ये ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहां से ऐसे शूट करेंगे अपन, ये मूव करेगा, ठीक है। पीक पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहां पर आकर जाना, ठीक है। अब सिंपल मैं इस पूरे का जो डिस्क्रिप्शन है इस पूरे एक्टिविटी का कि मैंने स्टोन फेंका, वो ग्राउंड पे टकराया, ठीक है, टकराने के बाद थोड़ी देर रोल किया और उसके बाद स्टॉप हो गया,
स्टॉपिंग पोजीशन में आ गया, ये ग्रीन स्टोन है हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड पे टकराया, ठीक है। अब ये पूरे इवेंट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं सिंपल, कि मैंने स्टोन को फेंका 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतने डिग्री के एंगल के ऊपर, इतना हाइट उसने मैक्सिमम अचीव किया, इतना हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव किया, ठीक है। इस हाइट को अचीव करने में उसको यहां से टॉप पर जाने में टी टाइम लगा, वापस नीचे आने में अगेन टी टाइम लगा, ठीक है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया उसका। उसके बाद यहां पर वो स्टॉप टकराया, टकराने के बाद वो फर्दर इतनी वेलोसिटी से v1 से आगे बढ़ा और यहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, स्टॉप हो गया वो, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक उसने इतना डी डिस्टेंस ट्रैवल किया रोलिंग करते करते, और इतने टाइम में कर लिया सिटी वन। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहां बोला, इतनी सारी बकवास करी, उसके अंदर सिंपल है कि मैंने वेलोसिटी की बात करी, ठीक है, मैंने उसने हाइट अचीव करी, हाइट की बात करी, डिस्टेंस की बात करी, मैंने टाइम की बात करी, वो ऊपर जा रहा था तो उसकी स्पीड स्लो हो रही थी, से उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन था, नीचे आ रहा था तो उसकी स्पीड फास्ट हो रही थी, से उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। मैंने एक्सेलरेशन की भी बात कर ली, मैंने वेलोसिटी की बात की, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल की बात की, मैंने टाइम की बात की, मैंने एक्सेलरेशन की बात की, मैंने डी एक्सेलरेशन की बात की, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इस स्टोन में ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ये कितना मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये रोल क्यों कर रहा था, और ये यहां आके क्यों रुक गया, मैंने ऐसा क्यों कारण नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसके मोशन का डिस्क्रिप्शन दिया। ये जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इसको अपन कह सकते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस, जहां पर हम लोग मोशंस की बात कर रहे हैं बट डिफॉर्मेशंस, सॉरी मोशन की बात कर रहे हैं बट फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। अब सेम इवेंट, सेम एक्टिविटी अगर अपन इस तरीके से डिस्क्राइब करते, फिर से हमारा हरा वाला पत्थर, हरा वाला पत्थर, पत्थर स्टोन लाल वाले पाथ के ऊपर जाएगा, जूम, इधर आ गया, इधर गिर गया, इधर टप्पा खाएगा, अरे टप्पा खाने के लिए जगह ही नहीं रही उसके पास, चलो ठीक है, एक राउंड पे आ गया, और उसके बाद ये ऐसे लुढ़कते हुए, गुजरते हुए यहां पर पहुंच गया, ठीक है। नाउ अगेन वही पुरानी बात है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर प्रोजेक्ट किया था। ये सब है ना मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हूं मैं। ये यहां ऊपर आया बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल, इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव रहा, ठीक है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ टॉप पर आने के बाद उसकी स्पीड 0 होगी। इसके पास जो एनर्जी थी यहाँ पर, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गई, यहाँ पर अगेन इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे इंपैक्ट होगा, कोलाइड होगा, टक्करों से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ एनर्जी बचेगी, तो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी के कारण ये आगे बढ़ेगा। आगे जब आगे बढ़ेगा तो ग्राउंड के कांटेक्ट में इसके ऊपर इतना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगेगा, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण इसका रिटार्डेशन होगा, अगेन रिटार्डेशन होने के बाद यहां पर यह स्टॉप हो जाएगा। नाउ उसके नीचे से लेकर टॉप तक जाते समय डी एक्सेलरेशन क्यों हो रहा था, टॉप से बॉटम आते समय उसमें वापस एक्सेलरेशन क्यों हुआ, ग्राउंड पे रोल करते करते उसकी स्पीड कम क्यों हो रही थी, उसके अंदर डी एक्सेलरेशन क्यों था, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन था, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। मतलब मैं उसके मोशन के कॉजेस, उसके मोशन की स्टेट में जो चेंज आ रहा है उसके कॉजेस को भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो काइनेटिक या डायनामिक्स है, सिंपल लैंग्वेज में कहें डायनामिक्स है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा मैकेनिक्स की बात हो गई कि मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स कर लिए, एक अपन डिफॉर्मेबल बॉडी जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है डिफॉर्मेशनल मैकेनिक्स बोलेंगे अपन, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स जो है वो हमारा स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी मैकेनिक्स है, अगर कोई पार्टिकल जो है वो लाइट की स्पीड से चलता है तो उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा है, टैनी पार्टिकल है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी में चले जाएगा। अगर कोई पार्टिकल जो है वो फ्लूइड बॉडी से बना है, लिक्विड या गैस से मिलकर बना है, तो उसके फ्लो की या इसके मोशन की स्टडीज जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट में की जाती है। ये जो पर्टिकुलर अपन ने यहाँ देखा, इसमें हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, सो सॉलिड मैकेनिक्स का पोर्शन है।
सो बेसिकली दोस्तों ये हम लोगों ने मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशंस या उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप ऑफ फोर्सेस या सिस्टम ऑफ फोर्सेस को समझेंगे और रिजल्टेंट्स और उनको कैसे कैलकुलेट करना है या बेसिक लॉज ऑफ मैकेनिक्स क्या है, ऐसा धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।